स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने मेनली बात की कि मीनिंग ऑफ बिहेवियर्स क्या हैं। जैसा कि स्किनर ने दो तरह के मेन बिहेवियर्स की बात की है, एक रिस्पॉन्ड बिहेवियर और दूसरा ऑपरेंट बिहेवियर। इसको जानने के बाद हमने बात की कि उन्होंने जो अपने दो प्रयोग किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट किया है, एक उन्होंने चूहे पर किया था और दूसरा कबूतर पर करके देखा था, जिसके बिहाफ पे उन्होंने इस लर्निंग थ्योरी को हमारे सामने रखा कि हाँ, सीखने के लिए कई बार उद्दीपन ना होने पर भी व्यक्ति क्रिया करता है, और अगर उस क्रिया को किसी तरह का रिइंफोर्समेंट या पुनर्बलन दिया जाए और उस क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो हम जैसा चाहे सामने वाले के व्यवहार में वैसा परिवर्तन कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है। मतलब जो स्किनर के द्वारा सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है, उसका शैक्षिक महत्व क्या है। तो शैक्षिक महत्व में एक टीचर्स के लिए ये जानना अच्छा है कि जो भी सीखने के सिद्धांत है उसको वो अपनी क्लास में किस तरह से इस्तेमाल करके बच्चों को प्रभावशाली ढंग से सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो जो स्किनर की लर्निंग थ्योरी है उसमें सबसे मेजर पॉइंट है रिइंफोर्समेंट का, पुनर्बलन का। तो एक अध्यापक अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए पुनर्बलन, जिसको कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, उसका सही तरह से इस्तेमाल करके बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे पहले डिस्कस करना चाहूँगा। स्किनर के द्वारा जो प्रोग्राम्ड लर्निंग दी गई, अभिक्रमित अधिगम की प्रक्रिया दी गई है, वो भी सीखने में अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोग्राम लर्निंग के बारे में आप ज़्यादातर अपनी जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें पढ़ेंगे। प्रोग्राम लर्निंग क्या है, इसके साथ हम इसमें जो इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन करेंगे उसमें भी बात करेंगे। तो इसकी कौन कौन से शैक्षिक महत्व है। सबसे पहला है पद विभाजन, स्टेप डिवीज़न। स्किनर ने इस बात पर काफ़ी स्ट्रेस दिया है कि जब सिखाया जाता है तो जो सिखाने वाली सामग्री है, मटेरियल है, उसको स्टेप्स में बांट लिया जाए, स्टेप में डिवीज़न कर लिया जाए। इसका क्या फ़ायदा होगा कि जो सफल क्रियाएं होती हैं, सामने वाले द्वारा जब सीखने के लिए किसी सफल क्रिया का आयोजन किया जाता है और परिस्थिति, इनका आपस में काफ़ी मेल जोल रहता है, और यदि सीखने वाले को सफलता मिलती है तो वो और ज़्यादा सीखने के लिए पॉजिटिवली आगे मोटिवेट होता है। तो अगर सारी सामग्री को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके साथ ही जब हमने एक जो हमारा टोटल मटेरियल है उसको एक छोटे से स्मॉल कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया, बच्चों को सिखाया, उसके बाद पूछा, और वहाँ पर उनको अगर ऐसे लगता है कि हाँ ये मुझे चीज़ समझ आ गई है, तो नेक्स्ट जो सीखना है वो उसके लिए और पॉजिटिवली मोटिवेट होगा और उसके सीखने की तरफ बढ़ेगा। इसे ही स्मॉल स्टेप डिवीज़न कहा गया है कि जो शिक्षण सामग्री है, बच्चों को सिखाए जाने वाला मटेरियल है, उसको शिक्षक इस वे से टुकड़ों में बांटे जिससे बच्चों को बेहतर ढंग से सिखाया जा सके। नेक्स्ट है प्रोग्राम लर्निंग। इसमें इन्होंने जो इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन में एक और पॉइंट है वो है प्रोग्राम लर्निंग का। स्किनर के द्वारा प्रोग्राम लर्निंग की शुरुआत की गई, जो काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जिसका शिक्षाविदों ने बहुत ही अच्छा महत्व माना है। प्रोग्राम लर्निंग क्या है? प्रोग्राम लर्निंग बच्चों के द्वारा खुद के पढ़ने के लिए किया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके आधार पर वो खुद पढ़ते हैं, खुद अपना इवैल्यूएशन करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं तब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें प्रोग्राम लर्निंग का अर्थ क्या बनता है कि किसी कार्यक्रम को जो हमने पढ़ने के लिए बनाना है उसको इस तरह से प्रोग्राम करना, इस वे से सिस्टमेटिक वे से उसका आयोजन करना कि हम स्वयं को पढ़ाते हुए अपने मटेरियल की खुद ही वैल्यूएशन करते हुए स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ते चले जाएं, और लास्ट में हम अपने उस पूरे काम को सीखने के बाद उसको इवैल्यूएट कर लें। क्योंकि प्रोग्राम लर्निंग में जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हम खुद
हमने जो पढ़ा है उसको इवैल्यूएट भी करते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ मैंने यहाँ तक बिल्कुल सक्सेस हूँ, मैंने जो पढ़ा था वो मैंने सीख लिया है, तभी वो अगले स्टेप की तरफ बढ़ता है। थर्ड है रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट का मतलब पुनर्बलन से है। पुनर्बलन के बारे में हमने कल भी बात की थी कि पुनर्बलन का मतलब क्या है। रिइंफोर्स करना, जिसको हमने दो तरह के पुनर्बलन की इसमें बात की थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जिसको हम चाहते हैं, मतलब जो काम हम करना दोबारा से पसंद करते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है, जिससे हम हटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब एक टीचर के द्वारा क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो टीचर के द्वारा यूज़ किए जाने वाले किसी भी तरह के शब्द बच्चों को इसी तरह से रिइंफोर्स करने या अभिप्रेरित करने का कार्य करते हैं। एक टीचर के द्वारा किसी बच्चे को डांटना भी बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक बच्चे को पुरस्कृत करना भी बच्चे को सीखने के लिए आगे मोटिवेट कर सकता है। पर कई बार क्या होता है कि जो डांटना है, बच्चा उसको किसी दूसरे वे में समझ जाता है, जिससे वो जो पढ़ना चाहता है उससे भी तौबा कर जाता है। तो ये डिपेंड करता है टीचर पे कि वो किस तरह के रिइंफोर्समेंट का पुरस्कार का प्रयोग कर रहा है और कितनी ज़्यादा मात्रा में कर रहा है या कितनी कम मात्रा में कर रहा है। उसकी जो रिइंफोर्समेंट है उसका कितना हमने डोज का यूज़ किया है उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि टीचर को इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। नेक्स्ट है सरल से कठिन। सरल से कठिन का मतलब क्या है कि बच्चे को पढ़ाने के दौरान जो सामान्य जिसके बारे में वो ज्ञान रखता है उसके बारे में जानकर बच्चे से नई चीज़ को उसके साथ जोड़कर पढ़ाने की कोशिश करना। क्योंकि जब भी बच्चा, देखिए आप इस बात को जानते हैं कि जब पढ़ाया जाता है, पढ़ाने से पहले टीचर के द्वारा कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, एक पीके टेस्टिंग की जाती है। पीके टेस्टिंग का मुख्य जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो बच्चे की नॉलेज को गेन करना होता है, जानना होता है कि बच्चे ने क्या जानता है इसके बारे में। अगर वो उस चीज़ को जानता है, हम उसके ही ज्ञान को, उसके द्वारा की गई क्रिया क्या है वही उसके सीखने का आधार बनेगी। और हम जो चीज़ वो नहीं जानता अगर हम उसको उसके साथ जोड़ देते हैं तो बच्चा सीखने के लिए इंटरनली मोटिवेट रहेगा, जिसे सरल से कठिन कहा गया है। मतलब नोन टू अननोन, जिस रास्ते को आप जानते हो उससे उस रास्ते की तरफ बढ़ना जिसको आप नहीं जानते हो। किसकी हेल्प से? टीचर की हेल्प से। नेक्स्ट इन्होंने बात की है व्यवहार को स्वरूप प्रदान करना, शेपिंग ऑफ बिहेवियर। एक टीचर इसके सहायता से, ऑपरेंट कंडीशनिंग की सहायता से बच्चों को सही तरह से उनके व्यवहार को दिशा देने का कार्य कर सकता है। बच्चा क्या है इस बात पर डिपेंड करता है कि टीचर उसको किस बात के लिए रिइंफोर्स करता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो स्वयं में कुछ नहीं है। जिस चीज़ के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है बच्चा वैसा ही बनता चला जाता है। एक माँ बाप हैं, यदि वो अपने बच्चे को अच्छे काम के लिए हमेशा शाबाशी देते हैं तो उसका अच्छे काम करने की तरफ हमेशा एस्पेक्ट बढ़ता चला जाएगा, वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। एक माता पिता है, मान लीजिए परिस्थिति वंश, उसको किसी गलत काम के लिए भी कह रहे हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, या उसको कुछ भी नहीं कहते, तो वहाँ से उसका गलत कामों की तरफ व्यवहार बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का भाव क्या है कि व्यक्ति को हम क्या बनाना चाहते हैं ये एक टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर उसको किस बात के लिए मोटिवेट करता है या किस बात के लिए पुरस्कृत करता है। तो जैसा हम चाहेंगे वैसे उसके व्यवहार को स्वरूप प्रदान किया जा सकता है थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट है शब्द भंडार। शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है अगर टीचर बच्चों को रिइंफोर्स करके उनको सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करता है तो उनके जो डेली का वोकैबुलरी है, वोकैब है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लास्ट में बात करते हैं अनुक्रिया की उपयुक्तता व कार्य की सफलता। एक बच्चे के लिए इस बात की काफ़ी महत्ता है कि जो अनुक्रिया है वो कितनी तो सही है और कार्य
में कितनी सफलता उसको प्राप्त हो रही है। अगर वो जो कार्य कर रहा है उसमें अगर वो सफल हो रहा है तो आगे जो बढ़ेगा तो वो उस कार्य को सरलता से करता चला जाएगा, क्योंकि जो कार्य की सफलता उसको दोबारा उस कार्य को करने के लिए पॉजिटिवली रेनफोर्स करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसमें सारी जो क्रिया है वो रेनफोर्समेंट पे डिपेंड करती है कि उसको मिलने वाली जो उसको मिलने वाला जो पुरस्कार है या रेनफोर्समेंट है, पुनर्बलन है, वो किस तरह का है, कैसा है, क्या उसमें कुछ टाइम बाद चेंज आ रहा है, जो मिल रहा है वो कितनी मात्रा में मिल रहा है और कैसा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में, हम उसको क्या चीज़ सिखाना चाहते हैं उसको सिखाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसी के साथ इसकी भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। कुछ ने इसको फिर वही बात है कि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। बाकी मेनली बात ये है कि अपनी क्रिटिसिज्म के बावजूद भी जैसे प्रोग्राम लर्निंग है वो आज भी है, उसको बहुत से टीचरों के द्वारा, बच्चों के द्वारा यूज़ किया जाता है। दूसरा है सीखने में, चाहे वो ट्रायल एंड एरर हो या हम बात करें कंडीशनिंग थ्योरियों की बात करें, उनकी अपनी एक खास महत्ता है, खास उपयोगिता है और टीचर के द्वारा आज भी इनको कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के दौरान, सिखाने के दौरान पूरी तरह से अच्छे से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक ये हमारी ये जो लर्निंग बाय कंडीशनिंग की सेकंड थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरीज़ क्या है उसके बारे में, जो कि वाइगोत्स्की और बेंजूरा के द्वारा उन पर अपने अपने विचार दिए गए हैं। तो आज का मैं मानता हूँ कि यहीं तक है।